भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा।
हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now may I call upon Honorable Prime Minister of Japan to deliver his remarks. Hi. So that was Prime Minister Narendra Modi speaking while, of course, interacting with Fumio Kishida, the Prime Minister of Japan, who's in India on a two-day visit. Mr. Kishida is now addressing the press. いつも温かく迎えてくださるモディ首相、そしてインド国民の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。本年、日本が G7 の議長国を、そしてインドが G20 の議長国を務めています。世界が歴史的な転換点を迎え、困難に直面する中、日印両国がどのような役割を果たせばよいのか、モディ首相とじっくりと意見交換をしたい、そうした思いで今回インドにやってまいりました。会談では私から本年5月の G7 広島サミットにおいて法の支配に基づく国際秩序の堅持とグローバルサウスと呼ばれる国々を含む G7 を超えた国際社会のパートナーとの関係の強化、こうした2つの視点から国際社会が直面する諸課題について取り上げたいという考えを説明いたしました。その上でモディ首相との間で改めて法の支配に基づく国際秩序の堅持に強くコミットしていくことを確認いたしました。また、モディ首相より国際社会におけるさまざまなテーマについて考えをお伺いいたしました。その中でも特に開発金融、食料安全保障、気候、エネルギーといった分野で G7 と G20 の間で緊密に連携をしていくということで一致をいたしました。今後、G7 広島サミット、そして G20 ニューデリーサミット。Energy views concurred to have close cooperation between G7 and G20. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. In this context, I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. Regarding the strengthening of our bilateral relations with India, who is our special strategic global partner, wide-ranging discussion also took place. In security area, holding of second Japan-India 2+2 meeting last September, and implementing Japan-India joint fighter exercise for the very first time in January this year were welcomed as concrete progress. Now, economic cooperation with India, which continues to grow rapidly, will not only support further development of India, but also creates significant economic opportunities for Japan. In this regard, we welcome that steady progress is being made towards realizing 5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan to India in 5 years, the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. And we welcome the signing of the aid memoir to confirm our intention. हम जो एड मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सट्रैक्शन हुआ है उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमने
इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग पर काम करते रहेंगे। जो हाल ही में एक 300 बिलियन येन का लोन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में Fiscal 2023 will be the year of Japan-India tourism exchange to promote our exchanges through tourism. I also welcome the renewal of our MOC on Japanese language education. During our working lunch to follow, I hope to have yet another productive discussion on such topics as the Indo-Pacific regional situations. After our working lunch, I will announce my new plan on Free and Open Indo-Pacific, or FOIP, at a lecture event hosted by the ICWA. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in realizing FOIP. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May, and to once again visiting India on the occasion of G20 New Delhi Summit. I thank you. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining. So that was the joint press address given by Prime Minister Narendra Modi of India and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, talking about deepening both their economic as well as strategic cooperation between the two countries. Remember, Japan and India are also part of the Quad, and the Japanese Prime Minister, Mr. Kishida, also said something significant, that when he makes another address later in the day, he will be talking about the need for an open Indo-Pacific. Remember that this has been a recurring theme whenever India has hosted Quad nations or has visited Quad countries. They've all collectively called for an open and free access to navigation in the Indo-Pacific. Many interpret that as a jibe against China.